नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सदस्यों के साथ आज बातचीत के लिए एक खास मेहमान है और खास इस संदर्भ में कि वो इस्लामाबाद में रहती हैं, पाकिस्तान की पत्रकार हैं और भारतीय टीवी चैनलों पर आप उन्हें अक्सर देखते हैं भारत पाकिस्तान के बीच के मुद्दों पर, और जो पाकिस्तान में हालात है उस पर भी वो बात करती हैं। और हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हमारा एक और रिश्ता है कि आरजू काजमी जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठी हुई पत्रकार हैं, ये इलाहाबाद से इनके पिताजी के रिश्ते हैं, वहां से ये लोग गए पाकिस्तान। और हम लोग आज ये जो बातचीत करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को कई बार ये लगता है कि जैसे हम सिर्फ भारत पाकिस्तान के रिश्तों को कश्मीर तक ही समझते हैं, हम भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सिर्फ आतंकवाद तक ही समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है। वहां की जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, जो पार्टीज हैं, वो नवाज शरीफ जो अभी निर्वासित हैं, यानी अपने देश में वो नहीं रह पा रहे हैं, उनकी अगुवाई में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो उसको हम क्या कुछ वहां हो रहा है, क्या सचमुच लोकतंत्र आएगा, इस सब को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं आरजू काजमी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो। थैंक यू सो मच सर। आरजू जी, सबसे पहला सवाल तो यही मन में आता है कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये बड़ी बड़ी रैलियां, बहुत बड़े बड़े जलसे, ये तो पाकिस्तान में अक्सर होते रहते हैं। कभी वो जिसको कहते हैं कि हम लोग इस्लामिक जलसे देखते हैं, लेकिन कई बार हम उसको डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तौर पर भी देखते हैं। आप लोग अगर इसको इस तरह से देख रहे हैं कि जो कुछ गुजरांवाला में जिस तरह की भीड़ हुई, जिस तरह से नवाज शरीफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बातचीत की, उस सब को आप लोग क्या सचमुच डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तौर पर देख रहे हैं, या फिर ये भी एक पार्टी की छटपटाहट है कि हम कैसे सत्ता में वापस लौटे? सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जैसे आपने बात की, ये दोनों ही चीजें हैं। एक तो ये कि ये सारी पार्टीज जो हैं, जो मिलकर इस तरह की रैलीज निकाल रही हैं, वो इस वक्त पावर में नहीं है, पावर से बाहर है। सिर्फ पीपल्स पार्टी को आप कह सकते हैं कि किसी हद तक कराची में उनका होल्ड है, लेकिन बाकी किसी जगह नहीं। नून लीग या नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है वो टोटली आउट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब फर्स्ट डे से जो है वो इन पार्टीज ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। मगर अभी जो ये मूवमेंट चल रही है और जो इनको सपोर्ट मिल रही है पब्लिक की, उसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत हद तक जो गलती है वो इमरान खान साहब की अपनी है, क्योंकि जो वादे वो कर आए थे, जो उन्होंने लोगों को ख्वाब दिखाए थे कि वो घर बनाएंगे, जॉब्स देंगे, या लोगों की जो आम पब्लिक है उसकी लाइफ आसान होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना वो कोई जो घर बनाए थे ना वो बता सके, ना वो बना पाए, वो ना वो लोगों को जॉब्स दे पाए, और ना ही उन्होंने महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी हम देखते हैं कि अगर हम कंपेयर करें नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, तो इमरान खान साहब का बहुत फेलियर नजर आता है कि वो किसी भी जगह पे जो दूसरे कंट्रीज हैं, दूसरे देश हैं, उनके साथ जो है वो एक तरह के अच्छे टर्म्स नहीं रख पाए। और नवाज शरीफ साहब जब थे तो चाहे वो इंडिया हो या कोई भी हो, एक थोड़ा बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे थे और थोड़ा प्रोसेस चल रहा था। अभी इनको 2 साल से ऊपर हो गए हैं और लोग, स्पेशली पब्लिक, इनको अगर कोई निकालेगा ना सर, तो वो पब्लिक ही निकालेगी, क्योंकि ये कोई चीज भी जो है ना वो सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आरजू जी, आपने कहा कि इमरान खान कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक उनका मैं बयान देख रहा था। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मेरे समय में सेना ने बिना मेरी इजाजत के कोई ऐसा जो करगिल हुआ, जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत तलखी की वजह बना, बहुत कड़वाहट आ गई रिश्तों में, तो वो कह रहे हैं हमारे समय में तो ऐसा होता तो हम तो सेना प्रमुख को ही हटा देते। तो इमरान खान तो इस तरह की बात कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमारे समय में तो हो गया। तो फिर कैसे जनता भरोसा करेगी, पाकिस्तान की आवाम कैसे ये मानेगी कि सचमुच नवाज शरीफ अब जो कह रहे हैं उनकी बात सुन लेनी चाहिए, और इमरान खान प्रधानमंत्री के तौर पर जो उस कुर्सी पर बैठकर इस तरह के बयान दे रहे हैं उनको नहीं सुनना चाहिए, उनकी बात नहीं माननी चाहिए? सर देखिए, नवाज शरीफ साहब भी कोई इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और ये बात सभी जानते हैं। मैं कहूँ या ना कहूँ कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है।
और जो भी गवर्नमेंट आती है उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है, और अगर एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट ना हो तो वो गवर्नमेंट ज्यादा दिन नहीं चलती। इमरान खान साहब ये तो कह रहे हैं कि अगर वो होते उस समय में तो वो कारगिल के ऊपर जो है इस तरह से रेजिग्नेशन ले लेते या सैक कर देते, लेकिन आसिम सलीम बाजवा जो एक रिटायर्ड फौजी है, उनका रेजिग्नेशन लेने में उन्होंने इतना टाइम लगा दिया, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि जब एक करप्शन केसेस सामने आए हैं या उस पर एलिगेशंस लगी हैं तो उसी वक्त उनको सैक करना चाहिए था। तो इमरान खान साहब की बहादुरी और उनकी बात तो यहीं पे गलत साबित हो जाती है। लेकिन जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, तो जब नवाज शरीफ साहब पावर में थे तब और कुछ हो ना हो, ये तो है कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल हमेशा से रहा है और अभी उसमें से निकलने के लिए बहुत सब लोग कोशिश कर रहे हैं, नहीं पता कि कितने कामयाब होंगे, लेकिन फिर भी किसी हद तक बाकी चीजें जो थी वो कंट्रोल में थी, महंगाई कंट्रोल में थी। इसके अलावा दूसरी चीजें जो कुछ जॉब्स इस तरह से नहीं, लोग आजकल बहुत ज्यादा जॉबलेस हो रहे हैं और बहुत ज्यादा निकाले जा रहे हैं जॉब्स में से, वो चीज नहीं थी। और साथ ही जैसे मैंने कहा कि दूसरी कंट्रीज के साथ हमारा इस तरह की इतनी टेंशन नहीं चल रही थी। हमारे सऊदी अरब ने भी, आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक तरह से मुंह मोड़ा हुआ है, और सिवाय चाइना के, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उनका सी पैक यहाँ पर चल रहा है, अगर वो ना होता तो शायद चाइना भी हमें ना पूछता। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो सबको साथ लेके चलने में और वो सारी चीजें हैंडल करने में बुरी तरह से नाकाम हुए। आपने आरजू जो कहा कि किसी देश के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो सबसे अच्छा होता, हालांकि बहुत मैं आशावादी बयान देता हूं कि भारत के साथ ही रिश्ते अच्छे होते, और एक समय में हम लोगों को भी लग रहा था कि शायद भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जब सारी बातचीत कश्मीर से शुरू होती है और इमरान खान यूनाइटेड नेशंस के मंच पर, यानी संयुक्त राष्ट्र जैसा जो दुनिया का सबसे बड़ा मंच है, वहां जब वो जाते हैं तो आपको अगर ध्यान में हो उनका वो बयान, उनकी वो स्पीच, उनका वो भाषण, तकरीर जो उन्होंने की थी, तो उन्होंने पाकिस्तान क्या करेगा, क्या कर रहा है, इसकी बात नहीं की। उन्होंने कश्मीर के लड़ाकों की बात की, कश्मीर में जिहाद की बात की, और उन्होंने कहा कि दुनिया में एक इस्लामोफोबिया है, उस इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए मलेशिया, टर्की, तुर्की और पाकिस्तान, ये तीनों एक साथ आएंगे। और उस वक्त अगर आपको ध्यान में हो तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये इंग्लिश न्यूज चैनल्स जो होते हैं ये वेस्टर्न प्रोपागेंडा फैलाते हैं, तो हम एक अंग्रेजी का न्यूज चैनल भी ले आएंगे जो इस्लामोफोबिया से लड़ेगा। आज की तारीख में तुर्की से दुनिया के सारे मुस्लिम देश अलग हो गए, पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक रिश्ता है। चीन की अगर बात करें तो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस चलते हैं, उस चीन से रिश्ता है। और इमरान खान साहब जब 2018 में आए थे सत्ता में, तो ये माना जा रहा था कि एक रेवोल्यूशन हुआ है, एक नए तरह के नेता आए हैं। तो आखिर कहां कहां गड़बड़ियां कर दी इमरान साहब ने, क्योंकि वो तो संयुक्त राष्ट्र के मंच पे भी उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिखता है, उनको पाकिस्तान में जो कुछ गड़बड़ होती है, यहाँ चलो भारत में चलो ठीक है कि हर कोई संघ करता है, लेकिन वहां भी जाकर वो संघ की बात करते हैं। तो कहां कहां आपको लगता है कि पिछले करीब 2 सालों में गड़बड़ियां हुई, या फिर उसकी बुनियाद ही गड़बड़ थी, या फिर इमरान साहब के आने की बुनियाद ही गड़बड़ थी? नहीं सर, मुझे ये लगता है कि हर चीज को अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो फिर वो बिल्कुल उसमें गड़बड़ियां आएंगी। तो इमरान खान साहब मेरे ख्याल से चीजों को बैलेंस नहीं रख पाए। अगर वो यहाँ पे जो आम पब्लिक है उसकी तरफ भी कुछ काम कर रहे होते, ठीक है 24 घंटे होते, 24 में से 12 घंटे वो कश्मीर कर ले, लेकिन बाकी 12 घंटे वो अगर अपनी कंट्री पे लगाएं और यहाँ के लोगों की हालत बेहतर करें, यहाँ की इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दें, इकोनॉमी का करें, तो मेरा ख्याल है उनके लिए बेहतर होगा और उनकी गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन वो 12 घंटे तो वो भारत करते रहते हैं अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। जैसे ही लोग शोर मचाने लगते हैं कि जॉबलेस हो रहे हैं या खाने को नहीं है, लोग जो है वो भूखे हैं या कोई इस तरह की बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो फौरन ही यहाँ पर एक तरह की वबा शुरू हो जाती है कि टीआरपी पे ये हो रहा है, भारत ये कर रहा है। और इसी तरह से जब दूसरी तरफ वो अगर बाकी 12 घंटे उनके पास बचते हैं तो उसमें वो जो है पोजीशन के पीछे पड़े रहते हैं। वो हर चीज, ये तो पाकिस्तान में हमेशा से रहा है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या अब इमरान खान साहब की, जब इन लोगों से कोई काम नहीं हो पाता
जिसका वादा करके ये वोट लेकर आए होते हैं, तो उसके बाद ये कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया था इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो वही करते करते ही अपने 5 साल पूरे करते हैं, और अक्सर तो 5 साल पूरे नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि इनकी गवर्नमेंट्स गिरती हैं। लेकिन इमरान खान साहब भी सेम उसी लाइन पे चल रहे हैं कि वो जो मेन इश्यूज हैं, जो कंट्री के अंदर इश्यूज हैं, उसके ऊपर कम बात करते हैं, और बाकी सारे चीजें जो है जिसमें अपोजिशन आ जाती है, जिसमें भारत के साथ ताल्लुकात आ जाते हैं या कश्मीर आ जाता है, वो उसके ऊपर ज्यादा शोर मचाते हैं। तो मेरे ख्याल है वो टेस्ट बैलेंस चल रहा है। नहीं, लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता है, जैसे भारत के लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान में अगर आपने भारत के खिलाफ कुछ बात कह दी नेता के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर, अगर आपने कश्मीर को लेकर थोड़ा सा नारा बुलंद कर दिया, तो फिर वो सारी बातें भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि 2018 में पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्ज था उसका दोगुना कर्ज 2020 में हो गया। वो भूल जाते हैं। और मुझे एक याद आता है कि जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत तल्ख हो गए थे, तो प्रधानमंत्री ने, वो दक्षिण भारत के राज्य में थे, और वहां से एक रैली में कहा था कि आइए हम लड़ते हैं, गरीबी से लड़ते हैं, भूखमरी से लड़ते हैं, अशिक्षा से लड़ते हैं, बेरोजगारी से लड़ते हैं। और उस वक्त इमरान खान साहब से भी लग रहा था कि वो उस तरह की बात कर रहे हैं। और एक जो सबसे जो खराब बात हुई है, नवाज शरीफ साहब के यहाँ एकदम अनौपचारिक दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, उसके बाद स्थितियां खराब हो जाती हैं। इमरान खान भारत में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर, एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं जो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। भारत और पाकिस्तान भिड़ते थे तो एकदम लगता था कपिल देव, इमरान खान एक दूसरे के खिलाफ खड़े, लेकिन उसके बावजूद बहुत लोग मोहब्बत करते थे। एक ऐसा नेता आया और वो भारत के लोगों की जो भी उनके भरोसे थे, जो उम्मीद थी, उस पर खरा नहीं उतरा, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के भरोसे पर भी खरा नहीं उतरा। तो क्या जो वो सारी बात करते हैं, वो वॉशिंगटन में जाके कह देते हैं कि 40-50 हजार आतंकवादी थे, सब कुछ वो पहले की सरकारों पर डाल रहे हैं, लेकिन आज क्या बेहतर हुआ वो बताने की स्थिति में है नहीं क्या? या फिर फौज और आईएसआई कहती है कि नहीं, बताना नहीं है, जितना हम कह रहे हैं उतना करना है? नहीं सर, लेकिन जब इमरान खान साहब अकेले एज ए इंडिविजुअल अगर हम उन्हें देखते हैं ना, तो वो चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे उनका हॉस्पिटल हो, चाहे उनकी यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बनाई है, वो काम वो कर गए। लेकिन जब से वो पावर में आए हैं, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो मेरे ख्याल है जो उनको टीम मिली है, वो इतनी अच्छी टीम उनको नहीं मिली, क्योंकि अकेले तो वो क्रिकेट में भी कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी पूरी टीम थी, उनके साथ जावेद मियांदाद और कई बड़े स्टार्स साथ थे। तो फिर उसके बाद वो आगे बढ़े और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। इसी तरीके से जब वो अभी पावर में आए हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उनको टीम ऐसी चाहिए जो उनको सही रास्ता बता सके, जो उनको मदद कर सके और ये सारी चीजों में से निकलने में। वरना पहले वो शुरू में आपको याद होगा कि जैसे आपने खुद भी कहा कि वो कहा करते थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जीत गए तो कश्मीर का इश्यू सॉल्व हो जाएगा। तो वो अच्छे टर्म्स चाहते थे, इसीलिए उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर की भी ओपनिंग की और सारा कुछ किया। लेकिन बीच में कहीं कहीं जो मैं फिर कहूंगी कि जो मेन इश्यूज हैं, जो कंट्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो लोगों के पास एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज का हो, वो चीजें हल करना जो है वो किसी भी गवर्नमेंट के लिए, चाहे इमरान खान साहब हो या कोई हो, सबके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोई बात नहीं करता, अगर कोई करे तो उसके ऊपर वो मजहबी फतवे आ जाते हैं और इस तरह की बात होती है, तो वो चीजें इनसे हैंडल नहीं हो रही। जब नहीं होती, लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, रोड पर आते हैं, चिल्लाते हैं। अभी भी 3-4 प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर के प्रोटेस्ट भी है और दूसरे क्लर्क्स वगैरह भी, सबको जॉब्स का प्रॉब्लम है, किसी को सैलरी का प्रॉब्लम है। तो वो अटेंशन जब डाइवर्ट करनी होती है ना, तो वो कहते हैं जी आप लोगों को इसकी पड़ी है, वो देखें भारत हमारे ऊपर हमला करने लगा है, भारत हमें ये कर रहा है, भारत हमें वो कर रहा है। और किसी हद तक यही चीजें शायद भारत में भी होती हो कि बहुत ज्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन वहां पर भी है और वहां पे भी जॉबलेस और यही सारे मसले वहां भी है, तो वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों देशों में की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अगर मेन इश्यूज को पहले फोकस करें, इकोनॉमी को, हेल्थ को, एजुकेशन को, या लोगों को पास खाने को हो, जॉब्स हो, तो मेरे ख्याल ये बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन इनसे ये कंट्रोल नहीं होता। हमारे यहाँ ये होता है
आपके तो नहीं, लेकिन हमारी तरफ ये होता है कि जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और किसी तरीके से काबू में नहीं आती इनके, तो फिर हमारे यहाँ जो है आपको पता है हमारी फौज आ जाती है और वो सारा कुछ संभाल लेती है। अब इनकी हालत ये हुई है कि मुझे लगता है कि कुछ दिनों में लोग ही फौज को कहेंगे कि भाई आप आ जाएं, वरना पहले लोग कहते थे नहीं डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लेकिन जो हालत है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की इस वक्त है, जो यहाँ पे लोग जिस तरीके से परेशान है अपने जॉब्स के लिए, जाहिर है लोगों को घर में खाना चाहिए, उनको क्या फर्क पड़ता है कि उनके पास कश्मीर है या नहीं है, पहले तो उनको घर में खाना चाहिए। ये सारी बातें उस वक्त होती है जब इंसान का पेट भरा हो तो वो कहते हैं हाँ ये भी कर लो वो भी कर लो। लेकिन जो जो आम आदमी है, कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई मजदूर है, उसको काम नहीं मिल रहा, और ये कोरोना वायरस के बाद तो और भी ज्यादा ये चीज बढ़ गई है, और भी ज्यादा लोग जॉबलेस हो गए। हर कोई तो ऐसा नहीं है कि वो वर्क फ्रॉम होम वाली फैसिलिटी हर एक के पास नहीं है। तो वो चीजें क्योंकि हैंडल नहीं होती इन हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इंडिया पाकिस्तान या इस तरह की, तो फिर वो लोगों को लगाने बातों में लगाने के लिए या अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कहा जाता है कि दूसरी कंट्री ये कर रही है और ये, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये चीज हैंडल होनी चाहिए ना कि लोगों के खाने को रोटी है या नहीं है। महंगाई आपको खुद पता है, आटे की प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई, चावल की क्या हो गई, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे जो है वो हर थोड़े दिन के बाद जो है वो या तो अपोजिशन की बात हो रही होती है या फिर भारत की बात हो रही होती है। एक तरफ आपने बिजनेस भी खोला हुआ है वाघा बॉर्डर से, करतारपुर कॉरिडोर भी जो है वो बनाया गया है, और दूसरी तरफ जो है वो मैं ये नहीं कह रही कि बहुत दोस्ती हो सकती हो या बहुत आना जाना हो सकता हो, लेकिन कम से कम पीसफुली रहना चाहिए। लेकिन वो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो आती है ये नॉर्मली इस तरह से रहने नहीं देती। नहीं, लेकिन यहाँ जो एक बात है और जो मुझे लगता है कि जब इसको हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत ये बोल्ड है, अंडरलाइंड है, कि जब हम कहते हैं, और जो आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, एक लाइन में सब कुछ आपने बता दिया कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों है, तो स्टेट फेल होता है, यानी फेल्ड स्टेट मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब वो फेल होते हैं तो आर्मी को ये मौका मिलता है या एजेंसीज को ये मौका मिलता है, जिसकी बात नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में वीडियो रैली के जरिए की। और कम से कम इस मामले में अगर पाकिस्तान, ठीक है वो भारत से कुछ सीखना नहीं चाहता है क्योंकि वहां रिएक्शन ही वही है, हम बंटवारे में हुए तो बहुत ज्यादा तीखापन है, बहुत तल्खी है, लेकिन भारत में कभी भी ये स्थिति नहीं आई। एक मौका था जब इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति एक तरह से कहें कि वो इमरजेंसी लगाकर सारे अधिकार अपने पास ले लिए थे, उस वक्त राष्ट्रपति महोदय से जबरदस्ती दस्तखत कराए गए थे। वो एक काला अध्याय भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में है, लेकिन उनको भी वापस लौटना पड़ा, जनता सड़क पर आई। तो क्या आप ये मान रही हैं कि अभी जो नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और जो जिसको पीपुल्स पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहा जा रहा है, क्या वो उस स्थिति तक पहुंचेगा कि पाकिस्तान की अवाम फौज के सामने खड़ी हो पाएगी? क्या, जिसको बार बार हम लोग कहते हैं कि आखिर वहां की अवाम कब तक झेलती रहेगी, और क्या सचमुच ये डिफाइनिंग मूवमेंट होने वाला है? सर इतनी जल्दी तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिफाइनिंग मोमेंट आएगा, लेकिन लोग बोलना शुरू हुए हैं। मगर बात फिर वही है कि अभी कल जो परसों जो गुजरांवाला का जलसा हुआ था उसमें नवाज शरीफ साहब ने जो बात की थी, अगर आप इंटरनेट पे चेक करें तो इसी किस्म की बातें इमरान खान साहब ने कही थी जब वो पावर में नहीं आए थे। तो जो पावर से बाहर होता है वो इसी तरह की बात करता है। असल बात तो उसकी है कि जो पावर में है वो बोल सकता है या नहीं। तो अभी आज जो कल रात को जो कराची में जलसा हुआ है तो उसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब की स्पीच नहीं होने दी, ठीक है, वो मना कर दिए गए। उसके बाद मरियम नवाज ने आके और बाकी जितने लोग थे, मौलाना फजल रहमान और जिसकी भी स्पीचेस थी, उन्होंने यही कहा कि हमें सिर्फ जो करप्शन कर रहे हैं बड़े जनरल्स या जो, उनसे हमें शिकायत है, बाकी फौज से नहीं है। बाकी फौज से जाहिर है हमारी हिफाजत कर रही है, ये सब कुछ है। लेकिन लगता है कि वो दोबारा से अपने उस चीज से हटे हैं थोड़ा सा। जो मोमेंट वो चला रहे हैं उसमें थोड़ा सा आज जो है वो थोड़े दिन पहले मरियम नवाज के हस्बैंड को भी अरेस्ट कर लिया गया है कराची में। और मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है वो थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। वैसे अगर ये सब कुछ ना करते ना तब भी इमरान खान जो है वो 2 से 3 महीनों में मेरे ख्याल चले जाते, इसलिए कि जिस तरीके से वो गवर्नमेंट चला रहे हैं और कोई चीज उनके काबू नहीं आ रही, तो वो चीज ऑलरेडी डबोने के लिए काफी थी उनको। आरजू, आप कह रही हैं कि अगर ये नहीं भी होता
तो भी 2 से 3 महीने में इमरान खान चले जाते। ये चले जाते का मतलब क्या हुआ? कोई और आता, कोई राजनीतिक पार्टी आती, सेना तख्ता पलट कर देती, इमरान खान को हटा देती, या फिर सेना और आईएसआई की सहमति से उनके साथ चलने वाला एक कोई नया नेता आता और उसको तख्त पर बैठा दिया। सर 2 चीजें हो सकती थी, या तो ये होता कि इन हाउस चेंज जो होता है कि -1 वो हो सकता था कि इमरान खान साहब को हटा के उन्हीं की पार्टी से किसी और को सामने लाया जाता, या फिर ये कि पूरी असेंबली ही डिसॉल्व कर दी जाती, क्योंकि वो बहुत इनकी पोजीशन यहाँ पे सो खराब थी। लेकिन ये जो मूवमेंट इन्होंने रॉन्ग टाइमिंग्स में की है, उसकी वजह से वो उल्टा उल्टा हो गया, वो हीरो बन गए कि देखो जी मुझे तो काम नहीं करने दे रहे, और एक होता है ना मुझे ये कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है, उसकी वजह से वो इमरान खान साहब को जो है सपोर्ट मिल गई। वरना पहले जब ये कोविड-19 नहीं आया था उससे पहले भी यही बातें चल रही थी यहाँ पे कि शायद इमरान खान साहब को चेंज किया जाएगा, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया और कोविड-19 आ गया सॉरी, और उसके बाद उनको दोबारा से जो है वो फिर से पाव जमाने का टाइम मिल गया। अभी फिर वही चीज हो रही थी कि वो सब कह रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट को भी महसूस हो रहा था कि उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, तो यही सोच विचार हो रही थी। जहां तक मुझे मतलब इधर से कुछ लोगों ने बताया कि इनको चेंज किया जा रहा है, बल्कि एक मेरे सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त उन्होंने कहा इनके तो बैक पैक हो गए, मगर अभी फिर वही हुआ कि इन्होंने रॉन्ग टाइमिंग्स में अपने इस तरह की जो है वो प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अब ये कुछ भी नहीं, अब ये इनका 2-4 दफा चलेगा, उसके बाद ये बैठ जाएंगे। मतलब नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने जो एक तरह से कहें कि उनको लगा कि लोहा गर्म है, चोट कर दी जाए, उसका उल्टा हो गया, वो फायदे में चला गया। जो इमरान खान जिसके ऊपर एजेंसीज का भरोसा खत्म हो रहा था, वो कुछ दिनों के लिए इनको एक्सटेंशन मिल गया, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल सर, मतलब वो गलत, वो टाइमिंग्स गलत हो गए। इनको अगर ये कुछ भी ना करते ना, तो इनकी अपनी पॉलिसीज ऐसी हैं, इनकी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी है कि इनका खुद का अपने आप ही रुकना मुश्किल था। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने ऐसा कर दिया है, तो अब लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है, और जो सीनियर 1-2 लोगों से मेरी बात हुई उनको ऐसा लगता है कि अब इमरान खान को और टाइम मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात जो नवाज शरीफ साहब ने की है, और चूंकि वो बहुत खाटी नेता हैं, वो कई बार ये झेल चुके हैं, वो शायद पाकिस्तान के अकेले ऐसे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हैं कि जिन्होंने अलग अलग समय पर एजेंसीज के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, एक्शंस लिए हैं। और कल भी 15 तारीख को भी जब वो बोल रहे थे, तो जिस तरह से उन्होंने कमर जावेद बाजवा का नाम लिया, असीम सलीम बाजवा का नाम लिया, जहीर उल इस्लाम की तरफ इशारा किया, वो जिस तख्ता पलट की बात कर रहे थे फैज हमीद चौधरी की तरफ इशारा किया, और इसके पहले भी वो जनरल गुल हसन खान और एयर मार्शल अब्दुल रहीम खान को बाकायदा सैक कर चुके हैं, हटा चुके हैं। तो क्या ये क्रेडेंशियल के तौर पर देखें तो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए पाकिस्तान में वो सबसे बेहतर नेता के तौर पर नजर आते हैं? ये तो मैं नहीं कह सकती कि वो सबसे बेहतर नेता के तौर पे नजर आते हैं, लेकिन ये कि अभी तक जितने आए हैं उनमें अगर आप कहें तो कहना चाहिए कि फिर भी थोड़ा बहुत लोगों को कुछ मिल रहा था उनके टाइम में। लेकिन अभी जो बात वो करने लगे हैं, तो सर उनका तो ऐसा ना, जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, सारी कश्तियां जला कर आए हैं, कि नवाज शरीफ साहब के पास अब खोने के लिए कुछ है नहीं। उनको जो है इश्तिहार ही उनको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है, गद्दार उन्हें डिक्लेयर कर दिया है, पूरी लाइफ के लिए वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, वो चीज अलग आ गई है। तो अगर उनको कोई होप ही नहीं है कि वो दोबारा से पॉलिटिक्स में आ सके या कुछ कर सके, तो अब वो कुछ भी बात कर रहे हैं। बात तो तब होती ना जब वो पावर में होते, और पावर में होते हुए वो एक्शन लेते। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि शायद उन्हें पावर से हटाया ही इसलिए गया है क्योंकि वो बात सुनना उन्होंने छोड़ दी थी एस्टेब्लिशमेंट की किसी हद तक। तो इस वजह से भी, क्योंकि वो उनके कहे में नहीं चल रहे थे, और कहा यही जाता है कि अगर ना चलो तो फिर हटा दिया जाता है। लेकिन इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट तो शायद हर कंट्री में होती होगी, मगर इमरान खान साहब का तो अभी तक यही है कि वो बिल्कुल उसी तरह से चल रहे हैं जैसे उनको चलाया जा रहा है। उनको तो बहुत लोग वो पपेट भी कहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब का ये कि उनके करप्शन तो उन्होंने की है, इस चीज से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। चाहे वो पहले से बहुत उनके पास पैसे थे और उनकी जो है इत्तेफाक फाउंड्री बहुत पुरानी है,
लेकिन फिर भी करप्शन केसेस तो थे, मगर इस तरह से हटा देने से जो है वो लोगों की सिंपैथी काफी हद तक उनके साथ हुई है। और अभी जब उन्होंने जो लंदन से उन्होंने अपनी स्पीच की है वो भी काफी बोल्ड थी, मगर वही बात है कि जब कुछ बचा ही नहीं खोने के लिए तो फिर बोलने से क्या फायदा। बात तो तब होती ना जब वो उस वक्त बात करते जब वो पावर में थे, या अब तो वो ना उसमें आ सकते हैं, अब वो वापस भी नहीं आएंगे। कभी भी कौन आया, अल्ताफ हुसैन वापस नहीं आया यहाँ पे, और ये बोलते रहते हैं यहाँ पे कि हम वापस ले आएंगे, लेकिन आज तक किसी को वापस ला तो नहीं सके। नहीं, निश्चित तौर पर ना तो परवेज मुशर्रफ साहब वापस आए, ना तो नवाज शरीफ साहब, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। मैं वो आपसे समझना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ की जब हम बात करते हैं वो गद्दार हो गए हैं, वो देशद्रोही हो गए हैं, करप्शन की बेइंतहा चार्जेज हैं, लेकिन उस सब के बावजूद मरियम नवाज शरीफ वहां पर हैं। अभी उनके पति की गिरफ्तारी कर ली गई होटल से, जिस तरह से उनका ताला तोड़ा गया, जो मरियम नवाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा। मरियम नवाज शरीफ क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र के चेहरे के तौर पर, या फिर हम कहें जब बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी तो क्या पाकिस्तान के लोगों को, ये अवाम को लगता नहीं कि हमें लोकतंत्र की तरफ जाना है? तो सबसे पहले, जिसको पहले इमरान खान कहते थे कि पुतला नेता बन जाता है, और अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, तो उससे हटाना पड़ेगा। तो अवाम को क्या नेता के तौर पर मरियम नवाज शरीफ या कोई भी और, वो क्या नजर आ रहा है? क्या किसी को उम्मीद दिख रही है क्या? सर बिल्कुल, बिलावल भुट्टो से तो इतनी उम्मीद नहीं लग रही लोगों को, लेकिन मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज जरूर आगे आई हैं, और जिस तरीके से काफी मेच्योर तरीके से वो चीजों को हैंडल कर रही हैं, और कल और परसों भी जो उन्होंने जो बात की थी तो वो लोगों को पसंद आई है, उनका स्टाइल पसंद आया है। जबकि इमरान खान साहब ने जो रिएक्शन किया था फर्स्ट गुजरावाला के रैली के बाद, वो काफी मेच्योर था, और जिस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज किया मरियम नवाज को तो वो भी लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन मेरा ख्याल है कि बेनजीर भुट्टो के बाद जो है वो बिल्कुल मरियम नवाज जो है वो एक नए लीडर के तौर पे एज अ फीमेल जिसे कहना चाहिए कि थोड़ा सामने आई है, और जो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि नेक्स्ट जो भी इलेक्शंस हो तो उसमें जो है वो किसी हद तक जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन इलेक्शंस जब होंगे तब होंगे, अभी तो इलेक्शंस होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और इमरान खान ने दो तरीके निकाले। एक तरीका है कि आप जिसको कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट वहां की गवर्नमेंट्स होती है, और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट वो फौज और आईएसआई है। तो एक तरीका उन्होंने निकाला है कि उस इस्टेब्लिशमेंट के कहे के मुताबिक चलना, और दूसरा जो पाकिस्तान का एक नया इस्टेब्लिशमेंट तैयार हो रहा है जिसको हम सब लोग खतरे के तौर पर देखते हैं, और सिर्फ हम नहीं, यानी भारत और पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया खतरे के तौर पर देखने लगी। और वो खतरा है चीन का, जिस तरह से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं। और जब हम सीपेक की बात करते हैं तो मैं जब कोशिश करता हूं कि अच्छा कोई खुश है क्या जिस रास्ते से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है, और जब मैं पाकिस्तान की रिपोर्ट्स देखता हूं, वहां के लोग जिन रास्तों से गुजर रहा है वहां उनके चेहरे पर नूर नहीं नजर आता है। वो बहुत, मतलब उनको लगता है कि जैसे उनका सब कुछ उजड़ गया हो, लूट लिया गया हो। ऐसा क्या हो गया है कि जब चाइना कह रहा है कि हम पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, बिजली देंगे, सड़क देंगे, बढ़िया शहर बसाएंगे, तो फिर आखिर पाकिस्तान की आवाम इतनी डरी हुई क्यों है? और इमरान खान करप्शन के मामले देखते हुए भी बार बार बहुत से मामले आए कि 6 गुना लागत बढ़ गई प्रोजेक्ट की, ज्यादातर प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादातर अभी पूरे ही नहीं हुए जो टाइम लिमिट थी। फिर भी क्यों इमरान खान चाइना के साथ उन चीजों को, जिसको हम कहते हैं कि चाहे एक बार तो बैठकर सोचे कि ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ इसलिए करते रहेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, चीन बड़ा देश है, भारत से लड़ सकता है, भारत को थोड़ा धक्का दे सकता है, क्या सर इतना भर है? सर वहां की लोगों का तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं या नजर आ रहे हैं, मगर ये जरूर है कि ग्वादर के आसपास जो लोग रहते हैं, बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं, उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह से बाकी पाकिस्तान में लोगों को किया जाता है। उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जो पाकिस्तान में बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनको वो फैसिलिटीज मिलती हैं। एक तरह से उनको निगलेक्ट किया जाता है, उनको साइड लाइन बिल्कुल दिखाई जाती है। इस बात से कोई इनकारी नहीं है और ना ही हो सकता है। अब जो ये गवादर की तरफ बना रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि जी इससे बहुत अच्छा हो जाएगा और इससे हम शहर बसा देंगे, वो तो जब बसाएंगे तब बसाएंगे, वो तो उसमें आपको पता है साल लग जाएंगे।
तो वहां पे जो लोग पहले से मौजूद हैं, ऑफ कोर्स उनको प्रॉब्लम है, तो उनके पास साफ पीने का पानी तक नहीं है। क्योंकि कुछ साल पहले मैं गई थी, तो वहां पे कोई प्रोजेक्ट था, तो वहां पे मैंने देखा लोगों के पास साफ पीने का पानी भी नहीं है, वहां पे ठीक से उनके पास घर भी नहीं है, सिर्फ एक बड़ा सा इन्होंने पीसी होटल उन्होंने बना दिया, वो भी ऑलमोस्ट खाली पड़ा रहता है। तो वहां पे इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, तो आम पब्लिक तो बिल्कुल ऑब्वियसली कुछ नहीं है जब तक कि ये सी पैक कोई रिजल्ट ना देना शुरू कर दे। और जमीनें तो आपको पता है कि जो लोगों की जिस तरीके से ले ली जाती हैं, अगर कोई रोड बन रही हो हमारे जैसे देशों में, तो वो उनको औने पौने दाम दे के कि ठीक है जी तुम अपना घर कहीं और बना लो, यहाँ से हम सड़क निकाल रहे हैं, यहाँ से हम कुछ कर रहे हैं। तो वो हो सकता है कि वो उस चीज में भी वो लोग जो है उनको इफेक्ट पड़ा हो और इस वजह से वो परेशान हो। और चाइना के साथ तो बिल्कुल जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स ये करते जा रहे हैं, हर चीज के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, वो तो एयरपोर्ट की मिसाल भी आपके सामने है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की, कि वो कहाँ 35 या 40 उससे शुरू हुआ था, अरब से हुआ था, किधर से किधर पहुंच गया इन्होंने। वो तो ये बिल्कुल करते हैं, और उसमें बहुत हद तक जो है वो, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगा देते हैं, हर चीज की प्राइस बढ़ जाती है, जो चीज 10 रुपए की होती है काम करते करते उसको 100 का बना देते हैं, और बीच में करप्शन तो होती ही है। तो वो चीज बिल्कुल हो रही है, और अब इसी तरीके से चाइना को ये हर चीज देते चले जा रहे हैं, और उसमें ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, क्योंकि वो फर्क होता है कि एक कोई आपका इन्वेस्ट करता है और एक आप लोन लेते हैं। तो अभी जो सऊदी अरब को हमने लोन वापस किया है, सऊदी अरब के जो पैसे वापस किए गए हैं वो भी चाइना से लेकर दिए हैं, सबको पता है। तो जाहिर है चाइना के सामने फिर बोलने के लिए तो फिर हिम्मत नहीं है ना, आप कौन किसी से, अगर हम किसी से बाहर लेंगे तो आप उसके सामने क्या बोल सकते हैं कि जी आप हमने लोन लिया हुआ है, हम उसको क्या उसके साथ बहस करेंगे। तो वही चीज हमारे साथ हो रही है अभी, थोड़ी थोड़ी करके लोगों के सामने आई है, आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा पता लगना शुरू होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने ही मतलब जैसे कहना चाहिए बेवकूफी में, गलत पॉलिसीज की वजह से जो है वो फंसता चला जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता आरजू कि ये और ज्यादा फंसने जैसी बात है, दलदल जैसा मसला है? क्योंकि मैं जब इधर की खबरें देख रहा हूं तो आज तक ये नहीं आती थी कि नीलम झेलम परियोजना का विरोध हो, बिजली परियोजना का, बांध बनाने का विरोध हो, मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में लोग सड़कों पर निकल रहे हों, और एक जो कहा जा रहा है कि लोग अब कंपेयर करने लगे हैं कि ठीक है, आप जब कहते हैं कि कश्मीर में बड़ा भारत की सरकार ने सेना लगा रखी है, क्या किया हुआ है, सब कुछ आप बताते हैं, लेकिन वहां दिखता है कि वहां किस तरह से नेता भी रहे। और अभी अगर हम अभी की भी बात करें तो जब आप कहते हैं कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर, यानी वहां तक जिस जिस जगह पे हम जाते हैं, तो कश्मीर में कैसे जो इंटीरियर तक है, यानी जहां तक जा सकती वहां तक सड़क कैसे बने, ब्रिज कैसे बने, टनल कैसे बने, उस पर भारत काम कर रहा है। जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, वहां प्रदर्शन हो रहे हैं कि या तो चीन के लोग आ रहे हैं जो अपने सहूलियत के लिहाज से काम कर रहे हैं, और या तो फिर आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स यहां पर हैं, जो बार बार दुनिया भी कहती है, जिसको बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो बहुत सेंसिटिव मसला हो गया था। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से चीन के खिलाफ जो गुस्सा बढ़ेगा तो वो वहां की ही सरकार, वहां की फौज और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ज्यादा जाएगा? मुझे लगता है सर, ऐसा अगर इसी तरीके से काम होता रहा जिस तरह से ये अभी कर रहे हैं, वो आतंकवादी लॉन्च पैड के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उसके लिए तो मैंने ऐसा नहीं सुना कि इस तरह के कोई लॉन्च पैड है। लेकिन बिल्कुल इन्वेस्टमेंट जो है चाइना की वो जरूर हर तरफ जा रही है। और उसमें सर एक चीज और है कि जो यहाँ कही जाती है कि जितने हमारे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं या गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है, उनको उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए नवाज शरीफ साहब ने अगर कर्जे लिए और अगर उन्होंने गवर्नमेंट को एक गलत ट्रैक पे डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, और उसमें फंसते रह गए लोग, तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके पास इतना पैसा था कि वो अपना पूरा खानदान के साथ वो बाहर जाके बैठ गए। प्रॉब्लम तो आम आदमी को आता है ना, जो वर्किंग क्लास है मेरे जैसी या कोई और, वो इधर उनको फेस करना पड़ता है। इसी तरह से इमरान खान साहब की जो कैबिनेट है, आप उनके आसपास जितने लोग देखेंगे आपको, बल्कि हमारी तरह की हर गवर्नमेंट में, चाहे वो आप भारत की देख ले, तो मोदी जी के आसपास होंगे, मेजोरिटी आपको करोड़पति अरबपति ही नजर आएंगे। तो वो लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि जो कंट्री है उसका क्या हाल हो रहा है, और अगर किसी वजह से कोलैप्स करती है कंट्री तो उन्हें उससे भी फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि उन्होंने अपने बैग्स उठाने हैं, कोई अमेरिका निकल जाएगा, कोई कनाडा निकल जाएगा, कोई कहीं निकल जाएगा, यूके निकल जाएगा, लेकिन आम आदमी जो है वो भुगतता रहेगा। और अभी भी जो महंगाई आई है, अभी भी जो हर चीज के पैसे बढ़ गए हैं, चाहे यूटिलिटी बिल्स हो, चाहे खाने पीने का हो, तो उससे आम आदमी को पता चल रहा है। जो इनकी तरह के जो पावर में बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी किसी डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से होके आप पीटीआई के साथ मिल गए हैं, उनको तो पता भी नहीं कि क्या चीज कितने की। हमारे तो जो मिनिस्टर है, जो उसके वजीर खजाना जिसे हम बोलते हैं, इकोनॉमी के जो है, उन तक को कुछ नहीं पता था। थोड़े दिन पहले उनसे पूछा गया ये चीज कितने की है, वो चीज कितने की, तो ही डजंट नो एनीथिंग। तो हमारी तो ये हाल है ना कि जो पैसे वाला है वो तो चीजें उठाएगा और वो रखेगा, वो अपनी ट्रॉली भरेगा शॉपिंग मॉल में, और ये भी नहीं देखेगा कि टैग के चीज कितने की है। तो इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी की क्या हालत है। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि ये कोशिश तो यही करेंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और कंट्री कोलैप्स कर गई तो फिर ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर और कहाँ के फॉरेन मिनिस्टर और ये सब कहाँ ये बनेंगे, जो इनको आदत है झंडे लगा के घूमने की। तो फिर जाहिर है, इसलिए ये कोशिश करेंगे कि लास्ट में सही लेकिन पकड़ लें किसी तरीके से। तो चाइना को ये मेरे ख्याल है एक हद तक ही जाने देंगे और उसके बाद ये किसी ना किसी तरीके से उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अगर बिल्कुल फेल्ड स्टेट बना दी तो फिर ये सारे मजे सर यूरोप में नहीं आते, बर्तन भी खुद धोने पड़ते हैं वहां पे, तो चाहे कोई मिनिस्टर ही ना रहता वहां पे। आपने देखा ये सड़क पे जा रहे होते हैं और लोग बुरा भला कह रहे होते हैं, वहां यहाँ पे हिम्मत ही किसी की रोड पे इनको कुछ बोल दे। तो वो सर जो मजे अपने देश में होते हैं ना, जो याशियां यहाँ पर होती है वो बाहर चाहे जितना मर्जी पैसा नहीं होती। तो ये लास्ट में सही, लेकिन ये कहीं ना कहीं से रोक लगाएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि कंट्री चलती रहे। नहीं, ये बिल्कुल, और अपनी जमीन पर रहने की बात अलग होती है। अगर ऐसा नहीं होता, नवाज शरीफ के पास पैसे की कमी नहीं है, नवाज शरीफ के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन लंदन में वो परेशान हैं क्योंकि लौटना तो है, अपनी जमीन पर लौटना है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब हम लोग ये सारी बातचीत कर रहे हैं कि चीन के कहां तक जाने देंगे, लेकिन देखिए ये होता नहीं है आरजू। आप मतलब मैं भी अब दूसरी तरफ चल रहा हूं, चीन ने जो किया वो दिख रहा है कि किस तरह से वो अपने एक तरह से कहें कि कब्जे बढ़ा रहा है। FATF अभी 21 से 23 अक्टूबर को मीटिंग होनी है, यानी अगले 2-3 दिनों में तय होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या ब्लैक लिस्ट में रहेगा या कहां जाएगा। 4000 आतंकवादी लिस्ट से गायब हो जाते हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो 27 पैरामीटर्स दिए थे उनमें से ढेर सारे पैरामीटर्स पर सीरियस दिक्कतें हैं। आखिर इस सब के बाद आपको क्या लगता है कि FATF की बैठक में पाकिस्तान को कुछ मिलेगा? और अगर नहीं मिलेगा, इकोनॉमिकली वो किसी तरह से रिश्ते नहीं बना पाएंगे, तो कैसे ये सब ठीक होगा? बिल्कुल सर, मेरे ख्याल में उनको कोशिश तो करनी चाहिए और कर भी रहे होंगे, क्योंकि अगर इनको पाकिस्तान को स्टेबल रखना है तो इसके ऊपर बिल्कुल इनको काम करना पड़ेगा कि ये ग्रे लिस्ट से निकले और जो लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या सईद या और कोई, तो उनके ऊपर इनको कार्रवाई करनी होगी। लेकिन एक चीज और यहाँ पे बीच में बात हो रही थी कि इंडिया के कुछ बैंक्स और कुछ इस तरह की इनको मिली है, जो हमारे ये मोहित यूसुफ साहब ने भी जो इंटरव्यू दिया है वायर को, तो आपके यहाँ का जो यूट्यूब चैनल है, और उसमें उन्होंने यही कहा है कि उनको बहुत सारे एविडेंस मिले हैं जिसपे कि ये साबित होता है कि पाकिस्तान में और दूसरी जगहों पे जो है वो टेरर फंडिंग में इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। और उसके साथ ही उन्होंने जो है वो APS आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के बारे में भी बात की, वो भी आपने सुना होगा। लेकिन मेन चीज जो मैं समझती हूँ वो ये कि ठीक है, एलिगेशंस चलती हैं, पाकिस्तान से भी चलती हैं, इंडिया से भी चलती है, लेकिन पाकिस्तान को पहले अपने आप को उसमें से क्लियर करवाना पड़ेगा ग्रे लिस्ट से, कि दूसरे को बेशक आप लाएं और कटहरे में खड़ा करें, और अगर ऐसी बात है, ऐसे कोई प्रूफ्स है उनके पास, तो वो जरूर लाएं। लेकिन सबसे पहले उन्हें अपने आप को उसमें से निकालना होगा, क्योंकि दूसरे को ये बता देने से कि जी उसने भी ये काम किया है, हम उसमें से नहीं निकल पाएंगे। तो पाकिस्तान उस पर काम कर रहा है और इनको करना, उनकी मजबूरी है करना, इनको करना पड़ेगा और उसमें से निकलना भी होगा, क्योंकि जो
टेररिस्ट और इस तरह की एक्टिविटीज का इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया था, वो हमारे यहाँ को मालूम है कि अफगानिस्तान की तरफ से होता है बहुत ज्यादा। अक्सर अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो इस तरह के टेररिस्ट भी आते हैं, हमारे तालिबान भी आते हैं, और ये सारी चीजें जो है ये अभी की नहीं है, ये तो हमारे यहाँ जो है वो ज़ौलत के जमाने से ये प्रॉब्लम चली आ रही है कि हम जो है वो अफगानिस्तान की वॉर में पड़े, और उसके बाद कई हमने यहाँ पे अफगानी महाजरीन जो थे उनको भी हमने जो उन्हें भी रखा, और इसी तरह की कई चीजें हुई जो कि मेरे हिसाब से गलत हुई, और उसके लिए पाकिस्तान जो है वो अभी तक जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स में है, और इसीलिए FATF ग्रे लिस्ट पे भी है और उसमें से भी बाहर नहीं आ पा रहे। तो इनको कोई भी चीज जो है वो थोड़े टाइम के लिए नहीं करनी पड़ेगी, इन्हें परमानेंट कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा इसका, ताकि ये बाहर निकल के दोबारा ना जाए, बजाय इसके कि ये कुछ टाइम के लिए तो कर लेते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन ये कि उसके बाद दोबारा ये थोड़े से रिलैक्स कर जाते हैं और फिर इस तरह की चीजें फिर होनी शुरू हो जाती हैं, और फिर दोबारा से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सकते हैं, और फिर बाद में ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, भारत कर रहा है, यहूदी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अपनी वीकनेस भी होती है जो दूसरा पकड़ता है, और फिर उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन इनको जो है वो मेरा ख्याल है काम ये करना पड़ेगा, और कर भी रहे हैं, वरना आपको पता है कि अगर कुछ ये ग्रेस से ना निकल पाए और कुछ इससे बुरा हुआ तो फिर आपको पता है तरफ से फंडिंग और वो चीजें रुक जाएंगी, और वो रुक जाएंगी तो फिर किस तरीके से कंट्री को चलाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये सीरियसली इसके ऊपर काम करेंगे। जी, लेकिन जो आपने कहा कि कुछ भी है तो भारत के ऊपर उंगली उठा देते हैं, और कोई भी ऐसी चीज है जहां वो फंसने लगते हैं तो उनको लगता है कि एक हमारे पास जरिया है, हम जोर जोर से भारत चिल्लाएंगे तो शायद यहाँ के आवाम, यहाँ के लोग मान जाएंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ बड़ा खड़ा हो जाता है, और अब मैं बातचीत के आखिरी दौर में हूं, जब बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तानी सेना, फौज, वहां के जो कहें कि पुलिस एजेंसीज हैं, जो फौज है, उन सब के अत्याचार की खबरें आती हैं, और बलूच लोग जो वहां हैं वो भी, और जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट जैसी चीज चला रहे हैं। अब आप ये कह सकती हैं, और पाकिस्तान में ये बहुत आम है कि भारत भी उसको पुश कर रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है जो उनको चाहिए, जो देश के, अगर हम कहें कि पाकिस्तान मुल्क के दूसरे हिस्सों में जो लोगों को मिलता है वो लोगों को नहीं मिल रहा है, उनका जो है उसको भी छीन कर दूसरे को दिया जा रहा है, तो उसमें आप भारत को दोष देकर कब तक फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट को दबा पाएंगे? तो बिल्कुल मैंने पहले भी कहा है कि बलूचिस्तान में जो है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम वहीं से हमें मिलती हैं लेकिन वहीं के लोगों को नहीं दी जाती, और उसके बाद बाकी पाकिस्तान को मिल जाती है, और जहां से हमें वो मिला होता है, चाहे वो सुई गैस हो या कुछ भी हो, वो पंजाब चला जाता है, लेकिन वो बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलता। लेकिन साथ साथ वहां पे ये भी है कि बिल्कुल वहां पे इंडियन कहना चाहिए एजेंसीज हो या कोई हो, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत बार सामने आई है। अभी आपका जो एक वो अखलौता जासूस जितना हर जगह बता देते हैं, एक और भेजते हैं सर, हम उसको बता बता के थक गए, तो वो कुलभूषण, वो भी आपने वहां से ही इन्होंने पकड़ा था। लेकिन ये है कि वहां के लोगों को मैंने पूछा कि जी आपसे कहा जाता है कि आप अपना ID कार्ड लेके बाहर जाए, अगर आप बाहर निकलते हैं घर से तो पासपोर्ट लेके निकले, तो वो क्यों है? तो उसपे एक जो बलोच थे उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि वहां पे इंडियंस का बहुत आना जाना है और तरीके से जो है वो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए अगर किसी के ऊपर थोड़ा सा भी शक होता है तो उससे कहा जाता है कि अपना ID कार्ड दिखाओ या अपना पासपोर्ट दिखाओ। तो ये चीज से तो आप इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ ना कुछ वहां पे इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी है, और जो वहां से सो कॉल्ड वहां के अपने आप को लीडर कहते हैं, लेकिन असल में वो जो है वो सेपरेटिस्ट है, वो जाके बाहर का इंटरव्यू देते हैं और वो बात करते हैं कि जी हम अलग कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो उसको उस पे इंडिया का बैकअप मिलता है उन्हें, इंडिया उन्हें अप्रिशिएट करता है, इंडिया उन्हें कहता है बहुत अच्छा करें, जो कि मेरे ख्याल से गलत है और नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसी तरह से अगर पाकिस्तान जो है वो किसी तरह की मूवमेंट इंडिया में चल रही हो, चाहे वो खालिस्तान की हो या कोई सी हो, अगर उसको बैकअप करता है तो फिर भारत को बुरा लगता है और लगना भी चाहिए।
क्योंकि जाहिर है कि उनका एक हिस्सा है, और हम अगर उठ के कहेंगे कि हम खालिस्तान मूवमेंट चला देंगे या कोई और मूवमेंट, तो वो भारत को बुरा लगना चाहिए। तो इसी तरह से मेरे ख्याल है अगर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अंदर जो है वो अपने लोगों को भेज के और गलत किस्म की इस तरह की बातें ना करें, तो भी थोड़ी सी टेंशन कम होगी। लेकिन बलूचिस्तान की मैं लास्ट में यही कहूंगी कि बिल्कुल बलूचिस्तान में जितना बताया जाता है, कल भी आपने सुना होगा महेंद्र साहब ने एक स्पीच की और बड़ी बोल्ड किस्म की और बड़ी उन्होंने खुल के बात की है और बहुत सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। मगर यहाँ पे भी वही है कि जो सरदार है वहां पे बलूचिस्तान में, वो तो सारी फैसिलिटीज ले लेते हैं अपने लिए, लेकिन वो आगे उसको ट्रांसफर नहीं करते, आम पब्लिक तक नहीं जाने देते। जब तक खुद वहां पे आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप कहेंगे ये करोड़पति है, सबके सब अरबपति है वहां पे जितने सरदार हैं। मगर अगर वो आगे उस चीज को ट्रांसफर नहीं करते, तो उसमें मेन जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट है, वो क्या कर सकती है? वो तो उसमें कुछ नहीं कर सकती ना। चलिए आरजू, हम चूंकि ये आरोप भले लगते हैं, लेकिन कभी भारत ने ये कुछ किया हो इसके प्रमाण बहुत कम मिल पाते हैं। और कुलभूषण जाधव मामले में भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि जिस तरह की शुरुआती जो एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई। लेकिन चूंकि आपने जो बात कही हम उसी पर खत्म करते हैं, क्योंकि हमारी आपकी बहुत लंबी बातचीत हुई और आपने बहुत बेबाकी से, मतलब मैं इसके लिए आपकी तारीफ करूंगा कि आपने बहुत बेबाकी से सभी बातें की। आप खैर ये करती रहती हैं, तो बहुत शुक्रिया इस लंबी और अच्छी बातचीत के लिए। मैं इसके बाद उम्मीद बस यही करूंगा कि हम आप जब ये बातचीत करते हैं या पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर उतरती है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, वो पाकिस्तान में मजबूत होना बेहद जरूरी है। क्योंकि कई बार ये होता है, भारत कई बार रिश्ते सुधारने की बात करता है, लेकिन किससे बात करें? नवाज शरीफ से बात करें, परवेज मुशर्रफ से बात करें, या किसी बाजवा साहब से बात करें, या इमरान खान से बात करें, या किसी नए व्यक्ति से बात करें? तो ये जो इतना कंफ्यूजन है, कम से कम भारत में किसी को भी दुनिया में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अच्छा बुरा फैसला लेने के लिए कौन बैठा हुआ है। तो डेमोक्रेसी आप लोग मजबूत करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि मरियम नवाज शरीफ या दूसरी जो भी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर मजबूती से उतरेंगी, अपनी सत्ता भर की चिंता नहीं करेंगी। क्योंकि पाकिस्तान का बेहतर होना, अफगानिस्तान का बेहतर होना इस पूरे उपमहाद्वीप की शांति के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।